हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की। और हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 में जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उन्हें आपके साथ डिस्कस कर सकें। साथ ही इस एक्सरसाइज से पहले 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं, तो उनको भी हम आज आपको समझाने वाले हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x बराबर 3। इसे हमें हल करके बताना है और साथ ही यह ध्यान रखना है कि यदि कोई हल 0 के बराबर आता है तो उसे हमें नहीं लेना है, क्योंकि यदि x का आंसर 0 हो जाएगा, यदि आप यहाँ x की जगह 0 लगाएंगे, हर का मान 0 होने से यह मान अनंत में बदल जाएगा, अपरिभाषित में बदल जाएगा। इस तरीके से इस समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण का लैसे हम ले लें। तो जो क्वेश्चन सबसे पहले हमें दिया है उसे लिख लें। x माइनस 1/x बराबर 3 दिया गया है। इस x के नीचे 1 लिखने से हमें इनका लैसे लेने में आसानी होगी। 1 और x का लैसे हमें मिलेगा x के बराबर। 1 से यदि हम x में भाग करेंगे तो वह जाएगा x बार, x की गुणा x में करने पर x की घात 2, माइनस x से x में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 बराबर में 3। यदि हम इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x की घात 2 माइनस 1 बराबर में 3x। इसे और आगे हल करने के लिए हम 3x वाले पद को भी पक्षांतर की तरफ ले आएँ, जिससे कि यह द्विघात समीकरण के रूप में हमें मिल जाए। तो 3x इधर लाने पर यह माइनस में हो जाएगा और -1 यहाँ पहले से ही है, बराबर में 0। इसके आगे अब हमें क्या करना है, इस समीकरण के गुणनखंडन करने हैं और x के मान ज्ञात करके बताने हैं। तो हमें 1 के ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको घटाने पर हमें 3 मिल जाए। तो पूर्णांकों के रूप में तो ऐसे कोई मान हमें नहीं मिलेंगे, तो इस दी गई समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लगा लेते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, जिसकी बात हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो यदि आप इस समीकरण की तुलना मानक रूप से करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से यदि हम तुलना करके देखें तो x की घात 2 का गुणांक यहाँ 1 है, तो a का मान हमें मिलेगा 1। b बराबर x का गुणांक b के बराबर है, यहाँ x का गुणांक -3 के बराबर है। इसी तरीके से c का मान अचर पद -1। हमारे पास a b c तीनों के मान आ गए हैं। अब हमें निकाल करके बताना है सबसे पहले विविक्तिकर का मान। b² - 4ac का मान यदि हम निकालें तो -3 की होल घात 2 माइनस में 4 गुणा a का मान गुणा में c का मान, a का मान और यह c का मान। -3 का वर्ग 9 माइनस 1 माइनस यहाँ है और 1 माइनस यहाँ है, गुणा करने पर यह प्लस हो जाएंगे और 4 एकम 4, 9 और 4 कुल मिलाकर के मिल जाते हैं 13, जो कि मान 0 से बड़ा है। और आप जानते हैं कि यदि विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब है इस दी गई समीकरण के मूल अस्तित्व में है। और जब भी मूल अस्तित्व में होते हैं तो हम उन मूलों की गणना कर सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल में b² - 4ac/2a से। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेंगे। माइनस b का मान लगाएंगे तो यह है -3 प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac का मान अभी हमने गणना की थी तो हमें मिला था 13 बटे में 2 गुणा a का मान हमारे पास है 1। और इन्हें आगे हल कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस वर्गमूल 13, क्योंकि 13 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं करके बता सकते हैं पूर्णांकों के पदों में, और 2 एकम 2। इस तरीके से हमें आंसर मिल जाते हैं x बराबर 3 प्लस माइनस वर्गमूल 13/2। यदि हम यहाँ एक बार प्लस चिन्ह लेकर के दिखाएं तो x का मान हमें मिलेगा 3 प्लस वर्गमूल में 13/2, और यदि माइनस चिन्ह लेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 3 माइनस वर्गमूल में 13/2। तो यही होंगे हमारे दिए गए समीकरण के मूल। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट लिखा है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। फिर से समीकरण को हल करना है और इसके मूल ज्ञात करके बताने हैं। तो फिर से इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करने से जैसे कि अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है। इन दोनों हरों का यदि हम लैसे लेंगे तो हमें मिलेगा x + 4 गुणा में x - 7। x + 4 से x + 4 कट रहे हैं,
x माइनस 7 की गुणा यदि हम 1 में करेंगे तो x माइनस 7, बीच में माइनस की जगह माइनस ही रहेगा। x माइनस 7 से यदि हम फिर से भाग करेंगे तो x माइनस 7 कट जाएंगे, x प्लस 4 बचेंगे। जो मान बच रहा है उसकी अंश में गुणा करने पर हमें मिलेगा x प्लस 4 और बराबर में लिखा हुआ है 11/30। इनका मतलब यही है यदि आपका आंसर यहाँ इनमें से कोई मान आता है तो उसे आपको अमान्य रखना है। और आगे हल करने के लिए x माइनस 7 माइनस की गुणा जब हम ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस x माइनस 4 बटे में इनकी गुणा भी करने ब्रैकेटों में साथ की साथ x की गुणा x में करेंगे x की घात 2, x की गुणा माइनस 7 में करेंगे माइनस 7x प्लस 4 की गुणा x में करेंगे 4x, 4 की गुणा माइनस 7 में करेंगे तो माइनस में 28 बराबर में 11/30। यहाँ प्लस x और माइनस x कैंसिल हो रहे हैं, माइनस 7 और माइनस 4 जुड़ करके हो जाते हैं माइनस 11/x की घात 2। माइनस 7x में प्लस 4x जोड़ने हैं, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, घटाने पड़ेंगे, 7 से 4 घटाएंगे तो 3x। साथ ही जो बड़ा चिन्ह है वह माइनस वाली राशि का है तो माइनस में 3x माइनस में 28 बराबर में 11/30। 11 से 11 भी कट जाएगा, बराबर मानों को दोनों पक्षों से हटा लेने पर यहाँ बचेगा माइनस 1/x की घात 2 माइनस 3x माइनस 28 बराबर में 1/30। यदि हम इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं तो 1 की गुणा यहाँ करने पर हमें मिलेगा x की घात 2 माइनस 3x माइनस 28 बराबर में 30 की गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस में 30। इस माइनस 30 का भी पक्षांतर यदि हम इस तरफ कर लेते हैं तो माइनस 28 और प्लस के 30 हल करके बचेंगे प्लस के 2 बराबर 0। अब हमें यहाँ 2 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर 3 आ जाए। तो आप जानते हैं 2 के गुणनखंड 2 एकम 2 और 2 और 1 को जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। तो यही गुणनखंडन हम लिख करके बताएंगे, माइनस में 2x और माइनस में x प्लस 2 बराबर 0। क्योंकि हमें जोड़ने पर चाहिए हैं इसीलिए इन दोनों गुणनखंडों के चिन्ह समान रहेंगे और कौन से चिन्ह हमें लेने हैं, माइनस में लेने हैं। तो इस तरीके से हमें गुणनखंड मिल जाते हैं -2 और -1। यदि पहले वाले दोनों में से हम कॉमन लेकर के देखें तो हमें x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ से भी x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ इन दोनों राशियों में कोई कॉमन हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से कॉमन लेकर के लिखेंगे 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x चिन्ह बदल जाएंगे केवल -2 बराबर 0। क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमें एक जैसे मिल गए हैं इसका मतलब है हमने गुणनखंडन बिल्कुल सही किए हैं, बराबर में 0। अब या तो पहले वाला गुणनखंड 0 होगा या फिर दूसरे वाला गुणनखंड 0 होगा। यदि पहले वाले मान को 0 रख करके हम हल कर रहे हैं तो हमें मिलेगा x बराबर 2 और यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 1। यही हो जाते हैं हमारे अभिष्ट मूल जो कि दिए गए समीकरण युग्म को संतुष्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिख करके बता देंगे, अतः दिए गए समीकरण के लिए अभिष्ट मूल, अभिष्ट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जो हमसे पूछे गए हैं 2 व 1 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 साल पश्चात आयु का व्युत्क्रम यदि उनका योग कर दिया जाए तो वह 1/3 है। तो हमें पता करना है उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। हमें क्वेश्चन में रहमान की वर्तमान आयु पूछी गई है तो हम वही मान करके चलेंगे और उसके अनुसार ही दिए गई स्थितियों को क्वेश्चन में अप्लाई करके बताएंगे। तो माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, तब यहाँ क्वेश्चन में 2 आयु आ रही हैं। पहले आ रही है 3 वर्ष पूर्व की आयु और एक बार आ रही है अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु। तो इन्हीं दोनों आयु को हमें निकाल करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो पहले हम निकाल लें 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, और पूर्व के लिए हमें करना होता है माइनस, क्योंकि पहले हम जा रहे हैं भूतकाल में, तब हम उम्र में छोटे रहे होंगे, इसीलिए x माइनस 3 वर्ष। इसी तरीके से हम निकाल करके बताएं 5 वर्ष पश्चात की आयु। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु हमें मिलेगी, वर्तमान आयु से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो x प्लस 5 वर्ष। अब क्वेश्चन को फिर से हम ध्यान से पढ़ें। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले रहमान की जो भी आयु थी यदि हम उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस 3, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात वाली जो आयु है उसका भी व्युत्क्रम यदि हम कर लेते हैं का योग 1/3 है, और इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो यह हमें आंसर में देंगे 1/3।
अब इस समीकरण को हमें जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं ऐसे ही सॉल्व करना है और x का मान निकाल करके बताना है। तो इन्हें हल करने के लिए हम इन दोनों का लैसे ले लें, x माइनस 3 गुणा में x प्लस 5। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे x प्लस 5। x प्लस 5 की गुणा यदि हम 1 में कर लेते हैं तो x प्लस 5 बीच में प्लस, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएंगे, x माइनस 3 बच रहे हैं तो x माइनस 3 बराबर में 1/3। यदि आप इन्हें हल करके देखें तो दोनों प्लस में हैं, जोड़ने पर हमें मिलेगा 2x, 5 माइनस 3 प्लस में 2 बटे में, इनकी भी गुणा कर लें, x की गुणा x में करेंगे x की घात 2, x की गुणा 5 में करेंगे तो प्लस में 5x, 3 की गुणा x में करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 की गुणा प्लस 5 में करेंगे तो माइनस में 15 बराबर में 1/3। आगे हल करने के लिए 2x प्लस 2 बटे x की घात 2, 5x में से यदि 3x घटा लेते हैं तो हमें मिलेगा 2x माइनस में 15 बराबर में 1/3। यदि हम इनकी तिरछी गुणा कर लें तो 1 की गुणा यहाँ करने पर कोई अंतर नहीं आएगा, x की घात 2 प्लस 2x माइनस 15 बराबर में 3 की गुणा यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। अब x वाले सारे पदों को एक तरफ इकट्ठा कर लें, हमें इनकी द्विघात समीकरण बना करके बतानी है। तो जब हम 6x का पक्षांतर इस तरफ करके लाएंगे तो 2x माइनस में 6x माइनस 15 और प्लस के 6 को भी इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में 6 बराबर 0। x की घात 2 माइनस 6x और प्लस की 2x हल करके बचेंगे माइनस में 4x, माइनस 15 और माइनस 6 जोड़ करके हो जाते हैं माइनस 21 बराबर 0। अब हमें 21 के ऐसे गुणनखंडन करने हैं जिनको घटाने पर 4 आ जाए, तो इसके 21 के गुणनखंड होते हैं 7 तिया 21, और यदि हम 7 में से 3 को घटा भी लेते हैं तो हमें मिलेगा 4। तो यही हमें गुणनखंड इस्तेमाल करने हैं। अब घटाने का मतलब है एक यहाँ प्लस में रहेंगे एक माइनस में रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ चाहिए है माइनस चिन्ह, तो बड़ा वाला लेंगे हम माइनस में और छोटा वाला लेंगे प्लस में, क्योंकि माइनस का मतलब होता है दोनों गुणनखंड हमें विपरीत चिन्ह में लेने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस में 7x और प्लस में 3x। यदि आप इन्हें हल करके भी देखेंगे तो आपको हल करके माइनस 4x ही मिल जाएगा, माइनस 21 बराबर में 0। पहले वाले दोनों मानों से x कॉमन लेने पर x माइनस 7, यहाँ हम यदि 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 से x बचेगा यहाँ, और यहाँ 3 सत्ते 21 बराबर में 0। x माइनस 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बराबर में 0। यहाँ हमने कॉमन लिया x माइनस 7 तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। और जब दोनों गुणनखंड गुणा में 0 लिखे हुए हैं तो या तो पहले गुणनखंड 0 होगा या फिर दूसरे वाला गुणनखंडन 0 होगा। तो पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर x माइनस 7 बराबर में 0 या फिर x प्लस 3 बराबर में 0। यहाँ से हल करके मिलेगा x बराबर 7 और यहाँ से हल करके मिलेगा x बराबर माइनस 3। लेकिन जो हमने x माना है वह माना है रहमान की वर्तमान आयु, और कभी भी उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए इस मान को हम कह देंगे कि यह मान अमान्य है। तो इस मान के आगे हम लिख दें अमान्य। साथ ही हम कारण भी लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हमारे पास x का आंसर आ जाता है x बराबर 7। यही वह हमसे पूछ रहे थे रहमान की वर्तमान आयु, अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर होगी 7 वर्ष के। ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, एक क्लास टेस्ट में सैफ अली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। इसका मतलब है गणित और अंग्रेजी के कुल मिलाकर के अंक 30 बैठ रहे हैं। जैसे कि हम मान करके चलें गणित में 15 हैं और अंग्रेजी में 15 हैं, तो टोटल हो गया उनका 30। इसी तरीके से हमें दिया गया है इन दोनों का योग 30 है, अलग अलग हमें नहीं बताया गया है। ये भी नहीं कहा गया है कि दोनों बराबर बराबर होंगे। ऐसा भी हो सकता है उसे गणित में 12 ही अंक मिले हों, तब अंग्रेजी में उसे 18 अंक मिल रहे होंगे, तो तब भी उनका योग 30 ही होगा। अब पहली बार में ये कह रहे हैं यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, और यदि हम उन अंकों का गुणनफल फिर करके देखते तो हमें 210 प्राप्त हो जाता। तो हमें पता करना है उसके द्वारा दोनों विषयों में कितने कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। तो यदि हमें एक विषय के अंक प्राप्त हो जाएं कि उसने गणित में कितने अंक मिले हैं, तो हम अंग्रेजी के अंक तो 30 में से घटा करके निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों अंकों का योगफल हमें दिया गया है। तो हम यहाँ मान करके चलेंगे, माना सैफ अली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर हैं x। गणित में प्राप्त अंक
बराबर हैं x। तब सैफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक हम निकाल करके बताएं। तो कुल मिलाकर के उन्हें 30 अंक मिल रहे थे। यदि उसमें से हम गणित वाले निकाल दें तो हमारे पास बच जाएंगे उन्हें अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अब वह कह रहे हैं यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, पहले कितने मिल रहे थे x, और वह कह रहे हैं कि अब गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो कितने हो जाएंगे x + 2। साथ ही वह कह रहे हैं अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, पहले अंग्रेजी में मिल रहे थे 30 - x, अब 3 अंक कम करने के लिए कह रहे हैं तो हम 3 घटा लें। तो उनके अंकों का गुणनफल, ये हमारे पास प्राप्त नए अंक हैं, यदि हम इनका गुणनफल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 210। ये हमने किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब इन्हें हल करना है और इनके लिए एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेनी है। तो x + 2 गुणा को हम ना लिखें क्योंकि ब्रैकेट लगा रखे हैं हमने। 30 में से 3 घटाएंगे 27 - x बराबर में 210। इनकी गुणा कर लें। x की गुणा 27 में करेंगे 27x, x की गुणा -x में करेंगे -x की घात 2, प्लस 2 की गुणा 27 में करेंगे 54 - 2 की गुणा x में करेंगे 2x बराबर में 210। -x की घात 2, x की घात 2 वाले मान को हम पहले लिख लें। 27x में से 2x घटाएंगे तो प्लस में 25x, साथ ही प्लस में 54 है, और हम यहाँ 210 का भी पक्षांतर इस तरफ कर लाएँ तो -210 बराबर 0। -x की घात 2 प्लस 25x, 210 में से यदि हम 54 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 156, और साथ ही यह मान जो हैं यह माइनस वाले बड़े हैं तो हम आंसर भी कितना लिखेंगे, माइनस में ही लिखेंगे 156। यदि हम पूरी समीकरण से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सभी के चिन्ह हम बदल दें। जो माइनस में लिखे हुए हैं उन्हें प्लस में लिखेंगे, प्लस वालों को माइनस में और माइनस वालों को प्लस में। तो यह हो जाती है हमारे पास द्विघात समीकरण। अब हमें 156 के ऐसे गुणनखंडन करने हैं जिनको जोड़ने पर 25 आ जाए। तो यदि हम 156 के गुणनखंडन कर लें, ये काम आपको रफ में करना है, यहाँ फेयर में नहीं करके बताना है। अब हम आपको समझाने के लिए इसे यहीं लिख करके बता रहे हैं। तो 2 से यदि हम भाग करेंगे 2 × 7 = 14, 1 बचेंगे, 2 × 8 = 16। फिर से 2 से भाग करोगे 2 × 3 = 6, फिर से 1 बच रहा है, 2 × 9 = 18। अब यह 2 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से विभाज्य है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और 13 तो एक अभाज्य संख्या होती है जो कि केवल 13 से ही कट सकती है। अब हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको जोड़ने पर 25 आ जाए। तो यहाँ आपको 13 एक बड़ी राशि दिखाई दे रही है। पहली बार में जब हम कोशिश करते हैं तो बड़ी राशि को अलग कर लें और बाकी छोटे छोटे गुणनखंडों को एक जगह रखें। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 13। यदि हम इन्हें जोड़ करके देखेंगे तो क्या हमें 25 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 13 और 12 25 ही होते हैं, तो पहली ही बार में हमें यहाँ गुणनखंड मिल जाते हैं। जोड़ने पर चाहिए हैं, इसका मतलब है दोनों समान चिन्ह में हमें रखने हैं। और कौन सा चिन्ह देना है उन्हें? माइनस वाला। तो माइनस में ही 12 रखने हैं और माइनस में ही 13 रखने हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि 12 छोटे हैं तो उन्हें हम पीछे ही लिख करके चलें, आगे भी आप उन्हें लिख करके बता सकते हैं। तो माइनस में 12x और माइनस में 13x, प्लस में 156 बराबर में 0। इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने के बाद बचेगा x - 12। यहाँ दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 13 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा x। साथ ही हमने जब माइनस कॉमन लिया है तो यह चिन्ह भी बदल करके हो जाएंगे माइनस। 13 से भाग करेंगे, 13 × 1 = 13, 2 बच रहे हैं, 13 दूनी 26 बराबर में 0। साथ ही ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए हैं। x - 12, x - 13 यहाँ बचेंगे बराबर में 0। यदि हम पहले वाले ब्रैकेट को बराबर 0 रखें तो हमें मिलेगा x बराबर 12, और यदि हम दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 13। यहाँ हमें 2 स्थितियाँ मिल जाती हैं, x बराबर 12 या x बराबर 13, और दोनों ही मान्य हैं क्योंकि दोनों में से कोई भी ऋणात्मक नहीं आया है। हो सकता है गणित में अंक 12 हो या हो सकता है गणित में अंक 13 हो। तो दोनों ही स्थितियों के लिए हमें अंग्रेजी के अंक निकाल करके बताने पड़ेंगे। तो जब x का मान 12 हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए हम लिखेंगे गणित में अंक बराबर x के बराबर माने थे हमने, तो गणित में अंक हो जाते हैं 12, और अंग्रेजी में अंक बराबर हमने माने हैं अंग्रेजी में अंक बराबर 30 - x। तो 30 - x का मान है 12। 30 में से 12 घटाएंगे तो कितने मिल जाते हैं? 18 मिल जाते हैं। तो एक आंसर हो जाता है 12, 18। साथ ही यदि हम दूसरी वाली स्थिति में देखें तो इस स्थिति में गणित में अंक बराबर x का मान 13 है, और अंग्रेजी में यदि हम अंक देखेंगे तो
अंग्रेजी में अंक बराबर 30 माइनस x का मान, तो 30 में से 13 घटा लें तो हमें मिलेंगे 17। तो इस सवाल के लिए हमें 2 आंसरों के युग्म मिल जाते हैं। पहला युग्म है गणित में 12 अंक, अंग्रेजी में 18 अंक, और दूसरा आंसर हमें मिल जाता है गणित में 13 अंक तथा अंग्रेजी में 17 अंक। यह दोनों ही आंसर इस दिए गए प्रश्न के लिए मान्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार खेत दिया गया है तो छोटी भुजा से मतलब है उसकी चौड़ाई से और बड़ी भुजा से मतलब है उसकी लंबाई से। तो सबसे पहले हम एक आयताकार खेत का चित्र बना लेते हैं जिससे कि इसे समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ हमने बना लिया है एक आयताकार खेत, उसका विकर्ण भी बना करके बता दें। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो यदि हमें इसकी छोटी भुजा पता चल जाए तो विकर्ण तो हम इसमें 60 जोड़ करके निकाल पाएंगे। और साथ ही कह रहे हैं बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, और जब हमने छोटी भुजा मान करके रखेंगे तो बड़ी भुजा निकालने के लिए भी यदि हम उसमें 30 जोड़ दें तो बड़ी भुजा भी हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में मान करके चलेंगे, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर है x मीटर के। छोटी भुजा बराबर है x मीटर के, तो इसे हमने मान लिया है x मीटर। साथ में आप इस आयत को नाम भी दे सकते हैं ABCD। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा विकर्ण है, तो विकर्ण का मान हमें मिल जाएगा x + 60 मीटर। और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये जो बड़ी भुजा है यह छोटी वाली से 30 मीटर अधिक है, तो यह हमें मिल जाएगा x + 30 मीटर। हम दोनों मान लिख करके बता दें, तब जो हमें विकर्ण प्राप्त होगा वह होगा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, और बड़ी भुजा हमें प्राप्त होगी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। हमारे पास तीनों मान आ गए हैं। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि यदि हमें एक आयत दे रखा है तो उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है 90 अंश का होता है। और यदि हमें पता चल जाए कि यह 90 अंश का है तब इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय भी लगा पाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि एक कोण समकोण होना चाहिए। तो अब इस स्थिति में हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय भी लगा पाएंगे। तो पहले हम लिख करके बता दें, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसीलिए त्रिभुज ABC में यदि हम देखें, ABC में यह हो गया 90 अंश, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, यह आधार, यह लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएं, यदि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और यहाँ कर्ण है AC, तो AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग प्लस लंबाई यह जो हमें दे रखी है BC, इसका वर्ग। यदि आप AC का मान देखेंगे तो AC का मान हमें प्राप्त हुआ है x + 60 का वर्ग, AB का मान है x + 30, तो x + 30 उनकी जगह हम लगा लें, और BC का मान हमारे पास है x, तो यहाँ हम लगा लेते हैं x। अब इन्हें हल कर लें, a + b का होल स्क्वायर, इस सूत्र से यदि हम इन्हें हल करेंगे तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b। इसी तरीके से यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b। और यहाँ जो लास्ट में x की घात 2 लिखे हुए हैं उन्हें ऐसे का ऐसा ही हम लिख लेते हैं। इन्हें और आगे हल करने के लिए x की घात 2 प्लस 60 का वर्ग करेंगे तो 3600 प्लस 6 दूनी 12 120x बराबर में x की घात 2 प्लस 30 का वर्ग 900 प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ हमें मिल जाते हैं 60x प्लस x की घात 2। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ x वाले 2 पद आ रहे हैं घात 2 में, तो इन्हें भी हम जोड़ लें। चाहे आप x की घात 2 से एक x की घात 2 को काट भी सकते हैं, बराबर राशि हम दोनों पक्षों में घटा जोड़ सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। तो यहाँ अब बच जाते हैं 3600 प्लस 120x बराबर में, यदि हम x की घात 2 वाले मान को पहले लिख लें, x की घात 2 प्लस 60x प्लस 900। यदि इन दोनों मानों का पक्षांतर करके हम इस तरफ ले जाएं तो x की घात 2
प्लस 60x प्लस 900 को तो हम ऐसे का ऐसा ही लिखें, 3600 को उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में 3600 और 120x को उधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में 120x बराबर 0। तो x की घात 2, 60x में 120x घटा लें तो हमें मिलेगा माइनस में 60x। 900 में से यदि 3600 घटा लेंगे तो हमें मिलेगा 2700, क्योंकि 3600 माइनस वाले बड़े हैं इसलिए आंसर भी हम लिख करके बताएंगे 2700। अब यहाँ फिर से हमें गुणनखंडन करके देखने हैं। 2700 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर 60 आ जाए तो यहाँ आपको गुणनखंड मिलेंगे 90 और 30। यदि आप इनकी गुणा करके देखोगे तो 9 तिया 27, 2700 हो जाएंगे और 90 में से 30 भी यदि हम घटा करके देखें तो हमें मिलेगा 60। तो यही गुणनखंडन हमें लिख लेने हैं। गुणनखंड अब आप करना सीख गए हैं तो यहाँ आपको गुणनखंड मिलेंगे x माइनस 90, माइनस में 90 मिलेंगे क्योंकि माइनस में आंसर लाना है, और x प्लस 30 बराबर में 0। यदि हम पहले वाले मान को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 90, और यदि हम दूसरे वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर में माइनस के 30। तो इस तरीके से हमें x के 2 मान मिले हैं। लेकिन यहाँ जो हमने x माना है वह आयताकार खेत की भुजा मानी है, और कभी भी लंबाई चौड़ाई का मान माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए ये जो माइनस वाला मान हमें मिला है इसे हम कहेंगे कि यह मान हमारे लिए अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि आयताकार खेत की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से हमें x का मान मिल जाता है 90, और यह जो x हमने माना था वह माना था छोटी भुजा को। तो छोटी भुजा हमें मिल जाती है 90 मीटर। साथ ही वह हमसे पूछ रहे हैं खेत की भुजाएं, तो खेत की भुजाएं एक छोटी भुजा हो गई और एक बड़ी भुजा, और निकाल करके हम उन्हें बता दें। तो बड़ी भुजा आप देख रहे हैं ऊपर हमने मानी थी x प्लस 30 मीटर, तो x की जगह यदि हम मान लगाएं 90 प्लस 30 बड़ी भुजा का मान, तो कुल मिलाकर के हमें मिल जाता है 120 मीटर। साथ में हमने यहाँ विकर्ण और माना था, लेकिन विकर्ण हमसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है इसलिए हम निकाल करके नहीं बता रहे हैं। यदि आपसे विकर्ण भी पूछा जाता है तो विकर्ण आप निकाल सकते हैं 90 प्लस 60 बराबर में 150 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में केवल पूछा गया है छोटी भुजा का मान और बड़ी भुजा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करके बताइए। आप यहाँ देख रहे हैं हमें दिया है छोटी संख्या का वर्ग बराबर होगा बड़ी संख्या का 8 गुना। तो यदि हमें बड़ी संख्या पता चल जाती है तो हम आसानी से छोटी संख्या की गणना करके बता सकते हैं। तो हम यहाँ मान करके चलेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर है x के, तब छोटी संख्या का वर्ग क्वेश्चन में दिया है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर होगा बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या है x उसका 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग हमें 8x दे रखा है, तो यदि हमें छोटी संख्या प्राप्त करनी है आप इसे वर्ग रूप में भी लिख करके बता सकते हैं। छोटी संख्या का वर्ग अर्थात छोटी संख्या के ऊपर घात 2 बराबर में होगा 8x। तो यदि हम छोटी संख्या निकाल करके देखें तो छोटी संख्या हमें निकालने के लिए यहाँ वर्गमूल लेना होगा, और जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो दोनों चिन्ह हमें लगाने होते हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो यहाँ हमें मिल जाता है छोटी संख्या बराबर प्लस माइनस वर्गमूल में 8x। अब यदि हम पहली लाइन में देखें तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यदि हम इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर करते हैं तो हमें 180 मिलेगा, और जब भी हम अंतर करते हैं तो बड़े में से छोटा घटा करके बताते हैं। तो बड़ी संख्या के वर्ग में से यदि हम छोटी संख्या का वर्ग घटा लेते हैं तो हमें मिलेगा 180। x की घात 2 ऐसे का ऐसा, क्योंकि यहाँ पहले से लिखा हुआ था वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर में होगा 180। तो x की घात 2 माइनस, साथ ही साथ आप देखें छोटी संख्या का वर्ग बराबर होगा 8x के, या फिर हम यदि इसे हल करें तो प्लस माइनस दोनों का वर्ग प्लस ही होता है और वर्गमूल यहाँ वर्ग करने से हट जाएगा, तो माइनस में 8x। 180 को इस तरफ लेकर के आएंगे, माइनस 180 बराबर 0। फिर से 180 के ऐसे गुणनखंड हमें ढूंढने हैं जिनको घटाने पर 8 आ जाए। 18 धाम के होते हैं 180, और यदि हम 18 में से 10 घटा लेंगे तो हमें 8 मिल भी जाएंगे। अब घटाने का मतलब है एक संख्या प्लस में रखनी है, एक माइनस में रखनी है, लेकिन आंसर हमें चाहिए है माइनस में। तो माइनस का मतलब है बड़ा वाला माइनस को देंगे और छोटा वाला प्लस को देंगे। तो गुणनखंड यहाँ लिखेंगे माइनस में 18x और प्लस में 10x। बाकी आगे पीछे वाले दोनों मान ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। शुरू के दोनों मानों में से यदि आप देखें तो हमें कॉमन मिल रहा है x,
x कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा x, यहाँ बच रहे हैं 18। इन दोनों में से यदि हम कॉमन लेंगे तो 10 कॉमन आ सकता है, 10 से 10 हट जाएगा, x बचेगा, माइनस की जगह माइनस, 10 से 180 में भाग करेंगे तो 0 कट जाएगी, बचेगा 18। x माइनस 18 और x माइनस 18 कॉमन ले लेने पर यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस में 10 बराबर 0। फिर से या तो पहले वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा या फिर दूसरे वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा। तो यहाँ हमें मिलेगा x बराबर 18 या फिर यहाँ हमें मिलेगा x बराबर माइनस में 10। तो x बराबर 18 हो सकता है या x बराबर माइनस 10 हो सकता है। लेकिन आप देखें यदि हम x का मान माइनस 10 लगाएंगे तो छोटी संख्या वर्गमूल के अंदर लिखी हुई है और x का मान जैसे ही हम माइनस 10 लगाएंगे तो यहाँ वर्गमूल के अंदर हो जाएंगे माइनस में 80, वर्गमूल के अंदर माइनस में 80। और यदि वर्गमूल के अंदर माइनस आ रहा होता है तो वह एक वास्तविक संख्या को निरूपित नहीं करते हैं, क्योंकि वर्गमूल के अंदर यदि माइनस आ रहा है तो उसे हम वास्तविक संख्या के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह जो आंसर हमें मिला है x बराबर माइनस 10, इसे हम कहेंगे अमान्य। कारण भी आप लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि x के इस मान के लिए जो छोटी संख्या का मान है वह वास्तविक नहीं है। तो हमें आंसर मिल जाता है x बराबर 18। इस तरीके से बड़ी संख्या बराबर, हमने मानी थी बड़ी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या का आंसर हो जाता है 18 और छोटी संख्या बराबर, आप देख रहे हैं छोटी संख्या लिखी हुई है प्लस माइनस वर्गमूल में 8x और x का मान हमें मिल चुका है 18। यदि इन्हें हल करेंगे तो वर्गमूल में प्लस माइनस 18 8 144 और 144 वर्गमूल होते हैं 12 के, तो प्लस माइनस 12। तो हमें यहाँ छोटी संख्या के 2 आंसर मिले हैं। तो यदि हम आंसरों को लिख करके बताएं तो हम आंसर लिख सकते हैं बड़ी संख्या तो 18 निश्चित ही है, लेकिन छोटी संख्या या तो प्लस 12 हो सकती है या माइनस 12 हो सकती है। तो 2 युग्म आंसर के यहाँ हो सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यह आपकी बुक में उदाहरण दिया गया है। अभी तक यहाँ जो हम कर रहे थे वह आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स थी। ये अब उदाहरण दिया है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। अब आयताकार पार्क को बनाना है तो आयत के रूप में एक पार्क भी हम बना लें। ये हमने बना लिया है आयत, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम हो, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। फिर से क्वेश्चन को समझ लें, ये जो आयत हमने बनाया है इसका क्षेत्रफल पहले से ही निर्मित, वहाँ पहले से ही एक निर्मित है समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। चौड़ाई कौन सी है यहाँ, इसका जो आधार है वह त्रिभुज के आधार के बराबर है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज दिया गया है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका यह जो आधार है इस आयताकार पार्क की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर दिया गया है तथा ऊंचाई 12 मीटर है और ये जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई 12 मीटर हमें दी गई है और जो क्षेत्रफल है वह 4 वर्ग मीटर अधिक है। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करके बतानी है। तो यदि हम इस आयताकार पार्क की चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर, तब चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर पहले से ही कम दे रखी है। लंबाई से कम दे रखी है, इसका मतलब है लंबाई ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, 3 मीटर ज़्यादा होगी। या तो ये हम कहें कि चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है, या ऐसे कह लें कि लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है, एक ही बात है। तो हम यहाँ मान करके चलेंगे, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर है x मीटर के, तब हमें लंबाई कितनी मिलेगी, लंबाई बराबर हो जाएगी x प्लस 3 मीटर, क्योंकि 3 मीटर अधिक वह हो जाएगी। साथ ही यदि हम पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो कि आयत के रूप में दिया गया है, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारे पास लंबाई का मान भी है, लंबाई का मान है x प्लस 3 गुणा में चौड़ाई का मान है x। यदि हम इनकी साथ में गुणा भी कर लें, x ही गुणा x में करेंगे x ही घात 2, x ही गुणा 3 में करेंगे तो प्लस में 3x,
हमने यहाँ क्षेत्रफल क्यों निकाल करके रखा है, क्योंकि यहाँ शब्द आ रहा है इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। 4 वर्ग मीटर अधिक का अंतर दे रखा है, तो हम यहाँ साथ में निकाल लें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, क्योंकि हमें इसकी भी यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर होगा 1/2 गुणा आधार। अब जो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है वह कितना होगा, फिर से हम एक बार को क्वेश्चन को पढ़ें यहाँ से। जिसका आधार, किसका आधार, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार चौड़ाई के बराबर है। चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, तो आधार चौड़ाई के बराबर है, तथा ऊंचाई, और ऊंचाई हमें दी गई है 12 मीटर, तो ऊंचाई की जगह हम यहाँ लगा लेंगे 12 मीटर। यदि इन्हें हम हल करके बताएं 2 से 12 कट जाएंगे 6 बार, तो यहाँ हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल का मान बराबर 6x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, x की घात 2 + 3x। ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का क्षेत्रफल। पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार चौड़ाई के बराबर था और ऊंचाई 12 थी, उसके क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। किसके क्षेत्रफल से, समद्विबाहु त्रिभुजाकार भाग के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो हमने यहाँ किया आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, और उसमें 4 हमने जोड़ दिया है क्योंकि हमें यहाँ बताया गया था कि 4 वर्ग मीटर अधिक है। इन्हें हल करने के लिए x की घात 2 + 3x, 6x का पक्षांतर यदि हम इस तरफ कर लेते हैं तो माइनस में 6x और माइनस में 4 बराबर 0। x की घात 2, 6 में से 3 घटाएंगे माइनस के 3x, -4 बराबर 0। फिर से हमें यहाँ गुणनखंड ढूंढ करके बताने हैं। 4 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 3 आ जाए तो 4 एकम 4, और 4 में से यदि हम 1 घटा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 3। तो इनके गुणनखंडन में हम लिखेंगे माइनस में 4x और प्लस में x, -4 बराबर 0। यदि पहले वाले दोनों मानों में से हम कॉमन लेकर के देखें तो हमें कॉमन मिलेगा x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x, माइनस की जगह माइनस, x कॉमन ले लिया है तो 4, यहाँ फिर से 1 कॉमन लेने पर x -4 बराबर में 0। x -4 दोनों में उभयनिष्ठ है, यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x + 1। तो यहाँ x -4 और x + 1 बराबर 0। यदि हम पहले वाले मान को 0 के बराबर रखें तो हमें मिलेगा x बराबर 4, और यदि हम दूसरे वाले मान को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर -1। और यह जो x है यह प्रदर्शित कर रहे हैं लंबाई चौड़ाई के पदों वाले मान को, तो इसका मतलब है यह माइनस तो नहीं हो सकते हैं, यह अमान्य होगा, क्योंकि हम लिख करके बता देंगे कि जो पार्क हमने बनाया है उसकी लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब यह जो x हमने माना था वह हमने माना था चौड़ाई को, आयताकार पार्क की चौड़ाई को हमने x माना था, और x का आंसर हमें मिल गया है 4। तो हम लिख करके बता देंगे, अतः पार्क की चौड़ाई बराबर x का मान है 4 मीटर, और साथ ही लंबाई का मान बराबर, लंबाई हमने मानी थी उससे 3 मीटर अधिक, लंबाई बराबर थी x + 3 मीटर। x का मान हमें मिल गया है 4 + 3 मीटर, तो कुल मिलाकर के हो जाते हैं 7 मीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे थे, पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई बताइए। तो लंबाई आ जाती है 7 मीटर और चौड़ाई आ जाती है 4 मीटर। इसी के साथ हमने एक लास्ट क्वेश्चन और लिखा है जो कि फिर से आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, इम्पॉर्टेंट भी है। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। हमें यहाँ शब्द दिया गया है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाले, और साथ ही हमें यहाँ विषम देखने हैं। जैसे कि यदि हम विषम पूर्णांकों की बात करें तो 1, 3, 5, 7 इस तरीके से क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक चलते हैं। सबसे पहले क्रमागत विषम पूर्णांकों में 1, फिर 1 के बाद पड़ेगा 3, 3 के बाद 5, और इनके बीच में जो अंतर है प्रत्येक पद में आप देख रहे हैं 2-2 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7।
तो प्रत्येक क्रमांगत धनात्मक विषम पूर्णांकों में 2 2 का अंतर होता है। तो यदि हमें पहला विषम धनात्मक पूर्णांक पता चल जाए तो उसमें 2 जोड़ करके हम अगला वाला निकाल पाएंगे। तो हम यही मान करके चलेंगे, माना जो पहला पूर्णांक है मतलब छोटा पूर्णांक है वह x के बराबर है, तब दूसरा वाला जो पूर्णांक हमें मिलेगा जो कि बिल्कुल उसके बाद में पड़ रहा है, जिसे हम कहेंगे क्रमांगत, तब दूसरा क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर होगा x + 2, क्योंकि अगले वाले जो पूर्णांक पढ़ते हैं विषम और सम राशियों में वह हमेशा 2 जोड़ करके पढ़ते हैं। यदि आपको यहाँ क्वेश्चन में क्रमांगत सम धनात्मक पूर्णांक भी दिए गए होते तो भी हम यही मान करके चलते x और x + 2, क्योंकि पहले वाला सम है तो 2 जोड़ने पर भी आपको सम ही आंसर में मिलने वाला है। जिस तरीके से यहाँ यदि पहले वाला विषम है तो अगले वाला भी आपको विषम ही मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ सम और विषम नहीं लिखे हुए हैं, केवल लिखा हुआ है क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, तो वहाँ जो हम मानते हैं वह मानते हैं x और x + 1, क्योंकि क्रमांगत लेने हैं, वहाँ कोई भी सम और विषम हमें नहीं छांटना है। क्रम से पढ़ने के लिए तो केवल 1 1 का अंतर होता है, तो x और x + 1 हम वहाँ मान लेते हैं। अब यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है जिनके वर्गों का योग, यदि हम इनके वर्ग करके जोड़ लेते हैं, वर्ग हमने किए और उनका योग हमने कर दिया, बराबर दिया गया है 290 के। अब इन्हें हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से यहाँ एक द्विघात समीकरण के रूप में इन्हें बदलना होगा। x⁻2 + a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a⁻2 + b⁻2 + 2ab बराबर में 290। इन दोनों को जोड़ना है, 2x⁻2 + 2 का वर्ग होता है 4 + 4x माइनस के 290 और इधर आ जाएंगे बराबर में 0। 2x⁻2 प्लस में 4x माइनस के 290 हैं, प्लस के 4 हैं, विपरीत चिन्ह में हैं, इन्हें घटाना पड़ेगा तो माइनस में 286 बराबर 0। साथ ही आप देख रहे हैं पूरी समीकरण से 2 कॉमन भी हम ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6 बराबर 0। तो हमारे पास समीकरण आ जाती है x⁻2 + 2x - 143 बराबर 0। अब फिर से हमें 143 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनको घटाने पर 2 मिल जाए। तो यदि हम 143 के गुणनखंड कर लेते हैं तो 143 होता है वह 11 से कट जाता है, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11 बचे 3, 11 तिया 33, 13 फिर से एक अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा। तो हमें इनके गुणनखंड मिल जाते हैं 11 और 13। क्या इन्हें घटाने पर हमें 2 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 13 में से 11 घटाएंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। तो यही हो जाते हैं हमारे अभिष्ट गुणनखंडन, x⁻2 + 13x - 11x - 143 बराबर में 0। क्योंकि हमें यहाँ प्लस चिन्ह चाहिए था इसलिए बड़े वाले मान को हमने प्लस दिया है और छोटे वाले को माइनस दिया है। पहले वाले दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं, आपको मिलेगा x + 13, यहाँ कॉमन आ रहे हैं माइनस में 11, -11 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन लिया है प्लस हो जाएगा, साथ ही 11 का भाग करेंगे तो 13 बार जाएगा बराबर में 0। फिर से x + 13 दोनों में उभयनिष्ठ आ गए हैं तो अंदर बचेगा x - 11 बराबर 0। पहले वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर x बराबर -13 और दूसरे वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर हमें मिलेगा x बराबर 11। लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले से ही कहा गया है धनात्मक पूर्णांक, तो इसीलिए हमें माइनस वाले आंसर तो लेने ही नहीं है, इसीलिए इस मान को हम कर देंगे अमान्य और हमारे पास जो आंसर आ जाता है छोटे पूर्णांक के लिए वह हो जाता है 11। तो छोटा पूर्णांक x बराबर 11, तब दूसरा जो पूर्णांक हमें मिलेगा वह मिलेगा x + 2, तो 11 + 2 बराबर 13। अभिष्ट पूर्णांक हमें मिल जाते हैं 11 और 13। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। धन्यवाद।